दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के अंदर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जो संजय राउत है उनकी 1034 की संपत्ति कुर्क कर ली गई है और संजय राउत का कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। हमारे साथ सुभाष जी इनसे बातचीत करेंगे। सुभाष जी, किस तरीके से देख रहे हैं संजय राउत की जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली गई है और संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो ईडी है भाजपा के इशारों पर काम कर रही है? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक बात बताना चाहता हूं कि भाजपा ने इनको 1034 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं करवाया। भाजपा का उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संलिप्तता या सहभागिता नहीं था। ये बात सबसे पहले संजय राउत को समझना पड़ेगा और उनको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर वो ऐसा कुछ किए ही नहीं रहते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि अपनी बेईमानी की संपत्ति को बचाने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण करना पड़े। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज से 2 साल पहले पत्रकार महोदय पीएमसी बैंक घोटाला का नाम सामने आया था। उसमें संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का नाम आया था, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। उस समय भी ये यहीं सा राग रोना शुरू किए थे कि अजीब बीजेपी बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। आप हमसे एक बात बताइए, इस देश में बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे नेता जो अगर सही हैं उनके ऊपर बीजेपी, यहीं पर विपक्ष के नेता है गुलाम नबी आजाद, बीजेपी के सरकार में उनको पद्म भूषण जैसे सम्मान से अलंकृत किया जाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वैसे दुर्भावना से प्रेरित होकर राजनीति करती तो किसी भी विपक्षी प्रोमिनेंट लीडर को पद्म भूषण जैसा सम्मान नहीं देती। और ये संजय राउत जैसे लोग, क्या इनका पता है आपको इनका पॉलिटिकल टैलेंट क्या है? ये बाला साहब ठाकरे के ड्राइवर हुआ करते थे, शायद आपको जानकारी होगी। उनकी गाड़ी चलाते थे, उनको उनके घर से कभी कभी उनका जो पत्रिका, सामना पत्रिका वाला ऑफिस था, यहाँ से वहाँ लेकर जाने का कार्य करते थे। और उसी के परिणाम स्वरूप बाला साहब ठाकरे का कृपा पात्र बनकर आज तक ये कभी भी कोई पब्लिक मैंडेट का चुनाव नहीं जीते हैं। ये राज्यसभा का सांसद है। राज्यसभा का सांसद मतलब जैसे दिल्ली में संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल का कृपा पात्र, वैसे ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का कृपा पात्र बनकर संजय राउत बैठे हुए हैं शिवसेना में। वही तो कह रहे हैं, मैं शिवसैनिक हूं, डरूंगा नहीं, बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पे चलता हूं मैं तो। नहीं, किस तरह का बाला साहब का सिद्धांत? इनको शर्म आनी चाहिए जब ये लोग ये सब बात करते हैं तो बाला साहब की आत्मा स्वर्ग से करा उठती होगी कि हमने कैसे कैसे लोगों को चुना, आखिर कहाँ हमसे चूक हो गई। आप बाला साहब ठाकरे का बात करते हो, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता था, जिनके देहावसान के बाद स्वतः स्फूर्त मतलब अपने मन से किसी ने कोई प्रोटोकॉल नहीं लागू किया था। 2 दिन के लिए पूरी मुंबई बंद हो गई थी, आपको याद होगा, जो मुंबई 24 घंटा चलने वाली मुंबई है। और बाला साहब ठाकरे लोगों का सम्मान करना जानते थे। बाला साहब ठाकरे किसी कुर्सी पर विराजमान होने के लिए ये किन प्रकार गंदी राजनीति करने वाले इंसान नहीं थे। पत्रकार महोदय, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बाला साहब ठाकरे का 1975 से 1980 के समय जब उन्होंने नारायण जोशी को महाराष्ट्र का तत्कालीन शिवसेना से सीएम बनाया था, अगर उनको कुर्सी की इतनी ही लोलुप और लालच रहती तो अपने पार्टी के नारायण जोशी को सीएम नहीं बना करके खुद सीएम के पोस्ट पर बैठ जाते। यहाँ पर सरकार आती है, हर एक जगह अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर बोलते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आएगी। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर चुनाव होता है, वहाँ पर दोनों पार्टी को मिला करके महाराष्ट्र की जनता पुनः न्योता देती है कि देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम बन के एक बार फिर से महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। वहां पर आप चोर और बिल्ली का गंदा खेल खेल कर कांग्रेस के साथ, आपको याद है बाला साहब ठाकरे का बात करने वाले मुझे एक बयान याद आ गया। क्या बोला था बाला साहब ठाकरे ने? ये कांग्रेस हिजड़ों की फौज है। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, बाला साहब ठाकरे का स्टेटमेंट था। ये कांग्रेस हिजड़ों की फौज है और कांग्रेस के साथ संबंध स्थापित करने वाला या उसके साथ गठबंधन में शामिल करने वाला या होने वाला किसी भी प्रकार से हिजड़ों से कम नहीं होगा। संजय राउत कह रहे हैं कि चाहे मुझे गोली मार दो लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं भी बहुत नेताओं के राज जानता हूं, मैं भी खोलूंगा किसी दिन सामने सबके। नहीं, गोली मारने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको हम लोग ऐसा संपत्ति घोषित करते हैं कि अगर आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो या तो वो पैसा स्वतः वापस कर दीजिए, वरना जरूरत है उद्धव ठाकरे को उत्तर प्रदेश में जो बाबा की ठोको बाबा की बुलडोजर बाबा की सरकार है उनसे शिक्षा लेते हुए और 1034 करोड़ की जो इन्होंने प्रॉपर्टी वहां पर गबन करके, सोचिए कौन सा प्रॉपर्टी, चौल में कौन रहता है? जो निहायत गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं, जो निहायत गरीब हो,
एक बिहार में लालू चारा खा गया, चारा चोर कहलाया, और आप चौल चोर बन गए। संजय राउत का नया नाम आज से मैं चौल चोर रख रहा हूं। आपको शर्म नहीं आई? वो लोग जो मुंबई में ये किन प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, उनका चौल में स्थापित होने का जो पैसा था 1034 करोड़, उसमें आप घोटाला कर दिए। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे के पास आज भी समय है, ये उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा से सीख कर आए और वही स्टेप, तब लोग मानेगा कि कहीं ना कहीं आप राजनेतृत्व का पालन कर रहे हैं। जो 1034 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी इन्होंने अपना बनाया है बेईमानी के तरीके से, उस पर बुलडोजर महाराष्ट्र में, मुंबई में चलवा दें। आप कह रहे हैं बुलडोजर मॉडल यहाँ नहीं चलेगा, वो उत्तर प्रदेश में चलेगा। अरे बुलडोजर मॉडल बिल्कुल चलेगा। एक बार आपने धोखाधड़ी से सरकार बना लिया कांग्रेस और राकांपा के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, लेकिन यकीन मानिए इस बात का कि फिर आने वाले 2 साल में चुनाव होने जा रहा है, और जब फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो वहां बुलडोजर भी चलेगा, और महाराष्ट्र में जितने सारे आतंकियां बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ठोको नीति वाली सरकार के तहत वहां पे ठोको बाबा की सरकार भी चलेगी। कुछ लोग तो पहले भी कहते थे कि सरकार नहीं चलेगी, लेकिन सरकार तो चल रही है। कह रहे थे गिर जाएगी, 3 महीने में गिर जाएगी, 5 में गिर जाएगी। नहीं, सरकार चलने का एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको मैं बताना चाहता हूं। आपको पता है महाराष्ट्र, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब ये लोग भूखे प्यासे बिलबिलाए हुए हैं, कहीं इनकी सत्ता नहीं बची है। कांग्रेस का तो हाल वो हो चुका है कि जो भोज में चावल दाल सब्जी के साथ चटनी होता है ना, कि मुझे चटनी ही बना लो लेकिन भोज में शामिल कर लो, कांग्रेस की वो स्थिति हो चुकी है। राकांपा के पास लूटने का पूरा व्यवस्था है। अभी अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, आपने देखा ये लोग साले लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ये खुद शरद पवार कितने दूध के धुले हुए हैं, ये पत्रकार महोदय आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो जहां पर इन लोगों को महाराष्ट्र की संपत्ति लूटने की बात आ रही है, लूटने को मिल रहा है, तो वहां पर चोर चोर मौसेरे भाई के तर्ज पर ये लोग तीनों लोग एक साथ मिले हुए हैं, और इनको मतलब किसी भी चीज से नहीं है। इनको मतलब बस एक बात से है कि किसी भी तरह हमको महाराष्ट्र के खजाना को 2025 तक खाली करके, 2024 तक खाली करके छोड़ना है, क्योंकि 2024 अक्टूबर में जब चुनाव होगी तो इनको भी पता है कि अब फिर वहां पर कभी रिपीट नहीं होने वाले हैं। और उसी का नतीजा है कि आज जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में महाआघाड़ी का, महाबेईमान गठबंधन का, महाठगबंधन का सरकार चल रहा है। क्या लगता है उद्धव ठाकरे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया पूरे मुद्दे पे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जब हिमाचल प्रदेश में जन्मी एक छतरानी कंगना रनावत महाराष्ट्र में जाकर अपने बलबूते अपना नाम कमाती, अपना शोहरत कमाती है, बदले की राजनीति के तहत वहां पर बीएमसी को सामने खड़ा करके उसके साथ आप दुर्भावना से प्रेरित होकर बदले की राजनीति करते हैं, तो ऐसे उद्धव ठाकरे से मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद है मुझे महाराष्ट्र के जनता से, उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता रूपी जो भगवान है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, और महाराष्ट्र की जनता इनसे इतनी तंग आ चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता चाह रही है कि अगर समय हो तो बीच में मध्यावधि चुनाव भी हो जाए, वरना 2024 अक्टूबर की तैयारी में महाराष्ट्र की जनता बैठी हुई है। और बस 2 साल का बात है, 2 साल के बाद आप भी पत्रकार महोदय और हम भी यहीं रहेंगे, हम लोग देख लेंगे कि इनकी स्थिति क्या होने जा रही है। संजय राउत बार-बार आरोप लगाते हैं, आपको नहीं लगता ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? कि वो कहते हैं कि हमारे नेताओं पे रेड लगती है, भाजपा के नेताओं पे तो रेड ही नहीं लगती ईडी। अच्छा, किस तरह का ईडी का गलत इस्तेमाल? ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है पत्रकार महोदय, निष्पक्ष तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच करता है। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको और मेरे सामने ईडी लगा दिया जाए तो हमारे पास जो है वही निकल कर सामने आएगा ना। अगर हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, बेईमानी से अर्जित किया हुआ, तो कहां से सामने आ जाएगा भैया? गलती आप करें, और ईडी किसके सत्ता और शासन में नहीं होता है? ईडी है, सीबीआई है, आईडी है, एक एक चीज का मैं आपसे चर्चा करता हूं, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या सीबीआई हो। गलती आपने किया तो बिल्कुल इस राष्ट्र के सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनको अधिकार है कि गरीबों के प्रॉपर्टी को अगर आप बेईमानी तरीके से हड़पने का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप पर चाबुक चलाने का कार्य करे। और ये जो ईडी और सीबीआई है, ये इन बेईमान रिश्वतखोर लोगों पर चाबुक चलाने का कार्य कर रही है। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि लालू जी चारा खा गए, ये गरीबों का हक खा गए, तो क्या लगता है कि संजय राउत ने जो भी कमाया सब गरीबों का ठग के कमाया है? बिल्कुल बिल्कुल। संजय राउत के पिता अंबानी और अडानी नहीं हुआ करते थे। संजय राउत के पिता का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं था, या ये किसी राजघराने के परिवार से नहीं आते थे।
आज अगर आप 2-2 हजार 5-5 हजार करोड़ का प्रॉपर्टी बनाए बैठे हैं, ना आपके पास कोई ढंग का बिजनेस है, ना आपने शेयर या स्टॉक में कोई पैसा लगाया हुआ है, ना आप 100-200-250 करोड़ शुद्ध टैक्स सरकार को पे करते हैं, और उसके बावजूद अगर आपके पास 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप बेईमानी से नहीं कमाए, आप चोल चोरी करके नहीं कमाए, तो कहां से कमाए हैं? और इसी प्रूफ के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि एक बिहार में चारा चोर बैठा हुआ है जो आज सजाप्ता बनकर होटवार जेल में, रांची के होटवार जेल में बंद है, और बहुत जल्दी वो समय आने वाला है कि महाराष्ट्र के मुंबई या पुणे के यरवदा जेल में ये संजय राउत चौल चोर आपको वहां बैठा मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है। योगी जी ने तो साफ कह दिया, जो ऐसे नेता है चाहे किसी भी पार्टी का हो जिसने अवैध कमाई किया, इस पर बुलडोजर चल रहा है। महाराष्ट्र में बुलडोजर कब चलेगा? समय का इंतजार कीजिए, 2 साल का बात है, और जब इतना सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो अति सर्वत्र बर्जते, अब अति वहां पर पार हो रहा है, और हमारे और आपके साथ साथ महाराष्ट्र की जो भगवान रूपी जनता है उसका भी नज़र और निगाह वहां पर है। बस जनता इंतजार कर रही है कि पहले 24 अप्रैल में वहां का सही बटन दबाकर मोदी जी को केंद्र में लाएं, और अक्टूबर 2024 में सही बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएं, और जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन यही ठोको और बुलडोजर वाली नीति महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगी।